नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो सेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा या हम कहें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आप सभी को पता है कि राजस्थान का प्रतीक चिन्ह नाम करके जो टॉपिक है ये हमेशा हर एग्जाम के अंदर कन्फर्म पूछा जाता है और रीट मुख्य परीक्षा के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हमें समझना और एक शॉर्ट फॉर्म में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा इससे 1% तो कन्फर्म ही पक्का हो जाएगा और कई बार इससे 2% भी पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देखने वाले हैं। तो आप सभी साथी एकाग्र होकर के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना साथियों। ऊंची दुकानों को छोड़ करके इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखना, उसके बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में कंटेंट बहुत शानदार है और आपके लिए जो एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये आपके सामने पेज दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर उस प्रकार से नहीं है, एक पेज की फोटो आपको दिख रही है। ये इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें आपको हमारा लोगो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने मुख्य परीक्षा के लिए, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए हमने ये नोट्स तैयार करवाए, हस्तलिखित नोट्स तैयार करवाए, इसलिए ये दिख रहा है। और इसीलिए इन पेज के माध्यम से ही मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि समय की आपको पता है कि महत्वता होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका समय कम खराब हो और आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो, इसके लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं, हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग को स्थिर रख के आप पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें देखो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं पेन ले लेता हूं, सेलेक्ट नहीं किया था हमने। हाँ, ये आ गया राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये अपना टॉपिक है प्रतीक चिन्ह वाला, ठीक है। ये हमेशा हर बार हमसे पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा हर बार पूछा जाता है, ठीक। अब बात करें, देखो सबसे पहला प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है हमसे, उसी को हम कवर करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट्स आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको फैक्ट मैं याद करवा दूंगा, आपको पेन लेने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। साथियों, हम बात करते हैं, हमारे सामने है राज्य पक्षी, ठीक है। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि राज्य पक्षी को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। रीट मुख्य परीक्षा है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को ही नहीं, अन्य एग्जाम के अंदर भी ये पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये टॉपिक आता है। तो हमारा राज्य पक्षी, अगर हमसे कोई पूछे कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी कौन सा है, तो हम बताते हैं, नाम क्या बताते हैं, हम बताते हैं गोडावन। क्या बताते हैं? गोडावन, ठीक है, ये वाला, ये हमें याद रखना है। अब राज्य पक्षी अपना गोडावन है। अब इस गोडावन से संबंधित जितने भी फैक्ट है, इसके उपनाम हो, चाहे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, इसके प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, सारे फैक्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि उनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर पूछा जाता है कि राज्य पक्षी कौन सा है, या फिर इसके उपनाम पूछे जाते हैं, या फिर ज्यादातर मैं कहूं तो यह पूछा जाता है कि इसको घोषित कब किया गया राज्य पक्षी, ठीक है। तो प्रश्न बन गया कि अपना जो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। अब देखो गोडावन के बारे में हम कहें तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसको जाना जाता है? राजस्थान के राज्य पक्षी जिसको हम कहते हैं गोडावन, और गोडावन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से हम जानते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़े, वैज्ञानिक नाम जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक तो हम कह देते हैं, देखो ये गोडाउन कहते हैं, इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम देखें इसका नाम, तो ये होता है आपका आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या नाम हो जाएगा? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 फैक्ट तैयार हो गए। अब हम बात करें, आगे बढ़े, घोषित कब किया गया कि भी जो राज्य पक्षी अपना गोडाउन है, इसको राज्य पक्षी का दर्जा है, वो कब मिला, ये भी हमें
पता होना चाहिए। तो कब मिला? 21 मई 1981 को। कब? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी इसको क्या किया गया? घोषित किया गया। कब किया गया? 21 मई 1981 को। किसको किया गया राज्य पक्षी घोषित? गोडाउन को। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और अगर प्रश्न बनाता है एग्जामिनर तो ये बना सकता है कि भाई इसकी जो अधिसूचना है ना वो कब जारी हुई, क्योंकि ये घोषित हुआ है 21 मई 1981 को। अब इसकी आधिकारिक रूप से अधिसूचना कब जारी हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अधिसूचना जारी हुई है 21 मई 1982 को। ठीक है, यहां पे क्या जारी हुई? अधिसूचना जारी हुई। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। घोषित हुआ है 81 में और अधिसूचना जारी हुई है 82 में। किसकी? गोडाउन का राज्य पक्षी के रूप में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके उपनाम को लेकर के। भाई गोडाउन को और किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो साथियों उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एग्जाम में हमेशा आप स्मार्ट स्टडी करें। आप देखें पेपर, जो पुराने पेपर है ना उनको उठा के देखें कि प्रश्न कहां से बन रहा है और वहीं से आप पढ़ें, वहीं से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना रहती है। और जिन भी साथियों को इस प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है ना तो अपने एप्लीकेशन पे, जिसका नाम अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो ये रहा विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, आप इस पे आपको मिल जाएंगे। ये क्लास आपको YouTube पे फ्री में मिल रही है, अन्यथा ये क्लास किसकी थी? एप्लीकेशन की थी। तो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये टारगेट बैच मिलेगा। इसमें सभी विषयों के हस्तलिखित नोट्स डाले हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट PYQ के रूप में 20-25 सालों के जो भी प्रश्न आए वो, और साथ ही साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित टेस्ट डाली हुई है। तो ये आप एप्लीकेशन में जाकर के इन नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रकार से ये रजिस्टर है वो तैयार करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे उठा लिए। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये हमारे लोगो वगैरह लगे हैं और इनको हमने क्या करवाया है? लिखवाया है। सारे सभी जो भी जितने भी रजिस्टर है उनको पेन से लिखवाया गया है, तो आपको मिल जाएंगे, आप आराम से प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे गोडाउन की। तो गोडाउन की क्या क्या चीजें हो गई? वैज्ञानिक नाम घोषित कब हुआ, अधिसूचना कब जारी हुई, उपनाम। अब उपनाम भी हमें ध्यान में होने चाहिए साथियों। गोडाउन की क्या क्या हैं वो मैं बताता हूं। देखो, एक तो गोडाउन को हम कहते हैं सोन चिड़िया। क्या कहते हैं? सोन चिड़िया, मालमोरडी, शर्मिला पक्षी, बड़ा तिलोर और हुकना। उपनाम किसके हैं? गोडाउन के। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। उसके बाद में सोन चिड़िया भी बहुत बार एग्जाम में आया है और एक शर्मिला पक्षी बहुत बार आया। ये दो उपनाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये किसके हैं? गोडाउन के हैं, सोन चिड़िया और शर्मिला पक्षी। इसके अलावा इसको मालमोरडी भी कहते हैं, बड़ा तिलोर और हुकना के नाम से भी इसको जानते हैं। 21 मई 1981 को घोषित हुआ, 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम कहते हैं गोडाउन। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका प्रजनन केंद्र आज के टाइम में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो गोडाउन के जो प्रजनन केंद्र है ना वो है जोधपुर के अंदर, जोधपुर जंतुवालय के नाम से। किस नाम से? जोधपुर जंतुवालय जो है इसका क्या है? प्रजनन केंद्र है। किसका? गोडाउन का। इसके अलावा कृत्रिम केंद्र पूछे आपसे, क्या पूछे? कृत्रिम केंद्र। ठीक है, कृत्रिम केंद्र अगर आपसे पूछा है वो तो प्रजनन केंद्र था। ये आपसे पूछे तो ये कहां पे है? समगांव जैसलमेर में। कहां पे? सम जैसलमेर के अंदर है। इसका क्या है? कृत्रिम केंद्र है। प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुवालय के अंदर है। कृत्रिम केंद्र की हम बात करेंगे तो सम जैसलमेर के अंदर है। और गोडाउन जो है वो कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? तो वो पाया जाता है एक तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मरु उद्यान है उसमें, सोरसेन बारा के अंदर और शौकलिया अजमेर के अंदर। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, ध्यान में रखना इस प्रश्न को। तो देखो एक तो मरु उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पे? मरु उद्यान के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहां पाया जाएगा? सोरसेन बारा के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहां? शौकलिया के अंदर पाया जाएगा। और कहां पे है ये? अजमेर के अंदर। ये तीन जगह पे मुख्य रूप से पाया जाता है और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, तो गोडाउन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसलमेर बाड़मेर वाला मरु उद्यान, सोरसेन 12, सोंकलिया अजमेर के अंदर। कृत्रिम केंद्र की बात करें सम जैसलमेर है, और प्रजनन केंद्र की बात करें जोधपुर जंतीवाले है। ठीक है, उसके बाद में गोडाउन का हेंचिंग सेंटर कहाँ पे है? अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो गोडाउन का जो हेंचिंग सेंटर है वो है रामदेवरा जैसलमेर। कहाँ पे? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इसका क्या है? हेंचिंग सेंटर है गोडाउन का। प्रजनन काल क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। जब अगर प्रश्न थोड़े से हार्ड बने ना, आपको पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से सत्य असत्य वाला, वो अगर पूछे तो प्रश्न बन सकता है कि गोडाउन का जो प्रजनन काल है वो कौन सा है? तो ये होता है अक्टूबर से नवंबर। क्या? अक्टूबर से नवंबर होता है इनका प्रजनन काल। किसका? गोडाउन का। उसके बाद में भोजन क्या करते हैं, क्या खाना इनको ज्यादा पसंद है? तो ये तारा मीरा खाते हैं, और इसके अलावा सेवण घास भी इनका क्या है? इंपॉर्टेंट भोजन है आपका, सेवण घास और तारा मीरा। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए कि गोडाउन का मूल स्थान क्या है? मूल स्थान का मतलब है कि ये कहाँ से आए हैं। सर्वप्रथम ये कहाँ थे? तो ये थे अफ्रीका से। कहाँ से इनका मूल स्थान? अफ्रीका है इनका मूल स्थान। ठीक, ये है इसके फैक्टर। अब बात करें आगे कि ये जो है IUCN की रेड डाटा पुस्तिका में वर्ष 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। तो 2011 के अंदर IUCN जो लिस्ट जो है, इसमें संकटग्रस्त जो जातियां शामिल की जाती हैं, इसमें जो रेड डाटा पुस्तिका इसके अंदर इसको शामिल किया गया 2011 में, क्योंकि ये समाप्ति की कगार के ऊपर है, इनकी संख्या घटती जा रही है, इसलिए 2011 में IUCN की जो रेड डाटा पुस्तिका है इसमें शामिल इसको कर लिया गया। ठीक है, याद रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 की अनुसूची 1 में किसको रखा गया है? गोडाउन को रखा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। तो उसमें जो अनुसूचियां है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? ये 1 नंबर अनुसूची के अंदर इसको रखा गया है। कोई भी फैक्ट मैं छूटने नहीं दूंगा, सारे फैक्ट इसके अंदर शामिल किए हैं। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड का मतलब है, क्योंकि यह संकटग्रस्त जाति है, इनको बचाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके संरक्षण के लिए क्या योजना चालू हुई? ग्रेट इंडियन या हम कहें प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। तो ये शुरू हुई 5 जून 2013, 5/06 और 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड है वो शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद में हम कहें देखो कि जो प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसकी थीम क्या थी? 2 ही चीज पूछी जा सकती हैं। एक तो ये प्रारंभ कब हुआ, तो इसकी थीम थी कि मेरी उड़ान ने रोके। क्या? मेरी उड़ान ने रोके। 2 चीजें इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर क्या है इनका? गोडाउन प्रजनन केंद्र बना हुआ है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर भी। और गोडाउन का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान, गोडाउन का प्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान है ना, वो 16/10/2024 को गोडाउन प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो गोडाउन है इसका प्रथम कृत्रिम, ये लिखा है ना इसमें, कृत्रिम गर्भाधान जो है वो कब किया गया? 2024 में। इंपॉर्टेंट है, करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये 16/10/2024 को किया गया। और कहाँ किया गया? ये गोडाउन प्रजनन केंद्र के अंदर रामदेवरा में। और ये किसके द्वारा? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे? देहरादून, उसके द्वारा। और राजस्थान का जो वन विभाग है ना, इसकी टीम ने मिलकर इसको किया है। ठीक है, उसके बाद में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु 2020 में गांधीनगर में आयोजित COP 13 का शुभंकर जो है वो गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया। ठीक है, तो COP 13 कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? COP 13 का ये करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो COP 13 2020 में हुआ था गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो वहां पे जो उसकी थीम रखी गई थी ना, या शुभंकर रखा गया, थीम नहीं शुभंकर, तो वो शुभंकर था गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब गोडाउन को वहां का क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया।
कोप 13 का कब हुआ? 2020 में। कहां? गांधीनगर, गुजरात में। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी हुआ? पूछा जा सकता है। तो ये जारी हुआ 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ? गोडाउन पे डाक टिकट भी जारी हुआ। और उसके बाद में हम पूछें कि जैसलमेर का जो शुभंकर है वो भी कौन है? गोडावण है। क्या है? गोडावण। तो देखो गोडाउन से संबंधित मेरे ख्याल से देखो आपके लिए मैं सारे फैक्ट लेकर के आ गया, चाहे वो उपनाम हो, सारी चीजों को मैंने लिया है। फिर भी आपको याद ना हो तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लेना, आपके याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी स्लाइड पे। ये आ जाएगा अपना राज्य पशु। एक कंप्लीट हो गया अपना, कौन सा हुआ है? राज्य पक्षी कंप्लीट हो गया। अब आ गया अपना राज्य पशु। अब आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों कि राज्य पशु तो है लेकिन कौन सी श्रेणी का है? तो ये है अपना वन्य जीव श्रेणी का। क्या है? वन्य जीव श्रेणी का। याद रखना है कि राजस्थान का राज्य पशु जब भी पूछे तो दो तरीके हैं, एक तो पालतू और एक वन्य जीव श्रेणी का। तो राज्य पशु अगर हम बात करें तो चिंकारा को हम कहते हैं। किसको कहते हैं? चिंकारा को हम कहते हैं। लेकिन कौन सी तरीके की श्रेणी का है ये है वन्य जीव श्रेणी का। वन्य जीव श्रेणी का है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो राज्य पशु कौन? चिंकारा। कौन सी श्रेणी का? वन्य जीव श्रेणी का। ठीक है, अब बात आती है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चिंकारा को हम गजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजेला। किसको कहते हैं गजेला? चिंकारा को। ठीक, आ गया समझ में? गजेला के अलावा हम इसको क्या कहते हैं? बनेटी भी कहते हैं। बनेटी भी कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हम कहते हैं किसको? चिंकारा को। ठीक, उसके बाद में इसको कब घोषित किया गया राज्य जो पशु है चिंकारा को? ये किया गया आपका 22 मई 1981 के अंदर जो चिंकारा है वो राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, राजस्थान का। कब? 22 मई 1981 को। अब बात यह है कि अधिसूचना कब जारी हुई? तो ये जारी हुई 12 दिसंबर 1983 को अधिसूचना जारी हुई। ये दो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो घोषित कब हुआ? 22 मई 1981 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 12 दिसंबर 1983 को। किसके बारे में? चिंकारा के बारे में। क्या है चिंकारा? राज्य पशु। क्या कहते हैं हम? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला या बनेटी हम इसको कहते हैं। और घोषित 22 मई 1981 को हुआ। अब इसका उपनाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं छोटा हिरण। क्या कहते हैं? छोटा हिरण कहते हैं हम चिंकारा को। ठीक, उसके बाद में देखो कहां पाए जाते हैं, ये स्थान कौन सा है? तो ये मरु भाग विशेषकर जोधपुर में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भाग है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं कौन? चिंकारा। और खास करके कहां पर? जोधपुर में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में ये किस प्रजाति का है? ठीक है, चिंकारा जो है ना, चिंकारे की बात करें कि चिंकारे की प्रजाति क्या है, तो ये जो है वो एंटीलोप प्रजाति का है। किस प्रजाति का है चिंकारा? एंटीलोप प्रजाति का है। ठीक, उसके बाद में प्रजनन केंद्र कहाँ पे है चिंकारा की? तो प्रजनन केंद्र है नाहरगढ़ अभयारण्य, जयपुर जो है वो चिंकारा का प्रजनन केंद्र है। ठीक, उसके बाद में भोजन क्या है, क्या खाना पसंद करता है चिंकारा, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। तो चिंकारा जो है वो घास, जंगली पौधे, केर और आक खाना क्या करता है? चिंकारा पसंद करता है। ये आपके हैं राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी की दृष्टि से। याद हुआ? अच्छे से याद हुआ होगा, क्योंकि अभी वो समय है जिसमें आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, और आपको वो प्रश्न भी आपको पिक करने हैं जो एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य वृक्ष के रूप में। तो राज्य वृक्ष अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो राज्य वृक्ष जो है वो अपना है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में भी, थर्ड ग्रेड ही नहीं अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। राज्य वृक्ष अपना है खेजड़ी। अब पहला सवाल बनता है अपना कि राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी की घोषणा जो है वो कब हुई? राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी की घोषणा कब हुई, ये हमें
पता होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे घोषणा हुई है 31 अक्टूबर, ठीक है। कब? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में घोषणा हुई खेजड़ी की। कब? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष के रूप में, ठीक। उसके बाद में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस। प्रोसोपिस थोड़ा सा अटपटा नाम है, प्रोसोपिस। उसके बाद में हम लिखेंगे सिनेरेरिया। सिनेरेरिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का। घोषणा कब हुई? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी राज्य वृक्ष के रूप में, ठीक। आगे बढ़ें। अब हमसे पूछे जाते हैं खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम। तो साथियों याद करते हैं हम उपनाम। हम इसको कहते हैं समी वृक्ष। क्या कहते हैं? समी वृक्ष के नाम से भी हम जानते हैं इसको, कि क्या कहते हैं? समी भी हम कहते हैं। इसके अलावा हम इसको जांटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांटी भी हम कहते हैं। इसे हम सिमलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमलो भी कहते हैं। उपनाम है किसके? खेजड़ी के। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष, ये भी हम इसको कहते हैं। किसको? खेजड़ी को। इसके अलावा हम पे में भी कहते हैं। पे में भी कहते हैं। पे में कहाँ कहेंगे? तमिलनाडु के अंदर या तमिल भाषा के अंदर हम क्या कहते हैं? इसको पे में कहते हैं। किसको? खेजड़ी को। तो खेजड़ी को समी भी कहते हैं, जांटी भी कहते हैं। राजस्थान और हरियाणा में सिमलो के नाम से भी जाना जाता है। थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। पे में तमिल भाषा के अंदर, और ये रेगिस्तान में ज्यादा है। तो रेगिस्तान का क्या है? ये गौरव। रेगिस्तान का एक मिनट, रेगिस्तान का क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गौरव भी हम कहते हैं। रेगिस्तान का गौरव भी हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हम भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और बना बनी कन्नड़ भाषा के अंदर हम खेजड़ी को क्या कहते हैं? बना और बनी के नाम से भी जानते हैं। सिंधी भाषा के अंदर बहुत बार पूछा गया है, छोकड़ा के नाम से जाना जाता है। छोकड़ा, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। किसमें? सिंधी भाषा में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंधी के अंदर। इसके अलावा इसे साई गोछ भी कहते हैं या साई गाछ भी कहते हैं बंगाली भाषा के अंदर। तो ये इतने सारे इसके वैज्ञानिक के नाम भी है, ठीक, याद हो जाएंगे। एक बार और देख लेना वीडियो को। अब हम बात करते हैं जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं इसकी हरी पत्तियां, उसको हम कहते हैं लूंग। क्या कहते हैं? लूंग कहते हैं। जो ग्रामीण प्रवेश से जो बच्चे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाते हैं, उनको पता होता है। शहरी क्षेत्र के बच्चों को खासतौर पर ये कम पता होता है। यहाँ या फिर जहाँ खेजड़ी कम पाया जाता है वहाँ पे कम। तो इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूंग। जिसको कौन खाते हैं? पशु चारे के रूप में खाते हैं। इनके जो फूल लगते हैं, क्या फूल लगते हैं, उनको हम मिंजर कहते हैं, ठीक है। और समय क्या है? मार्च अप्रैल है। तो माइनर पर्सन बने वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चीनी को फूलों को मिलाकर, चीनी और इसके फूलों को मिलाकर किस में काम किया जाता है? गर्भपात रोकने में। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी है महत्वपूर्ण। जो पुराना समय है जिसमें इतनी ज़्यादा अपने देश ने तरक्की नहीं की थी, इतनी ज़्यादा टेबलेट वगैरह आज़ाद नहीं हुई थी वैज्ञानिकों से पहले या डॉक्टरों से पहले। तो इसको जो खेजड़ी है ना, इसके जो फूल हैं उनको चीनी में मिला करके पिया जाता था और उससे क्या हो जाता था? गर्भपात रोकने के रूप में, दवा के रूप में इसका काम किया जाता था, काम में लिया जाता था, ठीक है। अब इसकी जो फली लगेगी ना, ये तो पत्तियां थी, वो तो लूंग है, और इसकी जो फली लगती हैं, हरी फली, उसको हम क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं हरी फलियों को। किसकी हरी फलियों को? जो आपकी खेजड़ी है उसकी हरी फलियों को हम क्या कहेंगे? सांगरी कहेंगे, ठीक है। और इसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसे किस में शामिल किया है? जीआई टैग भी मिल गया है। क्या मिला है? जीआई टैग, ठीक है। किसको? हरी फली। किसकी हरी फली? खेजड़ी की। क्या है? सांगरी। तो इसको क्या किया है? जीआई टैग घोषित किया गया है। कहाँ पे पाया जाता है खेजड़ी ज्यादा? शेखावाटी क्षेत्र या फिर नागौर के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। आपका क्या ज्यादा पाया जाता है?
खेजड़ी पाए जाते हैं। उसके बाद में हम ये कहें कि जो ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसको एक नष्ट करने वाला भी कीड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलेट्रोना के नाम से हम जानते हैं। या फिर एक कवक भी है, ग्लाइकार्टामा, कवक भी इसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो एक तो क्या है कीड़ा, कौन सा, सेलेस्ट्रोना, और एक कवक है कौन सा, ग्लाइकार्टामा। ठीक है, जीआई टैग किसको मिला है, सांगरी को मिला है। सांगरी क्या है, हरी फली है किसकी, खेजड़ी की। ठीक, उसके बाद में हम आगे बढ़े तो देखो खेजड़ी का एक विशेष महत्व भी है। तो इसकी पूजा की जाती है, दशहरा के अवसर पर क्या की जाती है, इसकी पूजा भी की जाती है। और जो गोगा जी या जुझार जी के जो थान होते हैं वो कहाँ होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो ये आपका है राज्य वृक्ष, कौन सा, खेजड़ी। तो सारे फैक्ट हैं जिनको याद हो गए बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, और नहीं हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में अपना आता है, इसी के बारे में कुछ फैक्ट और हैं। दशहरे पर किसकी पूजा, खेजड़ी की। गोगा जी के थान और जुझार जी के थान कहाँ पाए जाते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी ग्राम जोधपुर में क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है। तो जब भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है, तो खेजड़ी ग्राम जोधपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और हम बात करें खेजड़ी दिवस की, तो 12 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अमृता देवी की स्मृति में, अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि भी अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है, तो ये अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। उसके बाद में देखो एक कार्यक्रम भी चलाया गया, ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरित राजस्थान कार्यक्रम। क्या, हरित राजस्थान कार्यक्रम, जो कि 2009 में चलाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, या फिर जो खेजड़ी है इसके वृक्षों को ज्यादा लगाना। ऑपरेशन खेजड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया, तो 1991 में। बहुत अनगिनत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक, डाक टिकट, अब खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो ये 5 जून 1988, 5 जून 1988 को जारी हुआ डाक टिकट खेजड़ी के ऊपर। और ये हुआ 60 पैसों का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक, उसके बाद में देखो जो आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर के अंदर। और इसके द्वारा वर्ष 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे रहित क्या है, ये थार शोभा है, विकसित की गई। तो थार शोभा क्या है, एक खेजड़ी की क्या है, एक किस्म है, बीज की किस्म है, जिससे क्या उगती है, जो खेजड़ी लगती है और उसमें क्या नहीं होते, कांटे नहीं होते हैं। किसके द्वारा तैयार की गई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा। और कब तैयार की गई है, 2007 में। अब मेरे ख्याल से खेजड़ी से संबंधित आपका कोई भी फैक्ट नहीं बचा है और आपके ये याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो हम आगे पढ़ते हैं राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प क्या है अपना, रोहिड़ा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको कब अधिसूचित किया गया, रोहिड़ा को कब अधिसूचित किया गया, तो ये नहीं दिख रहा होगा, 31 अक्टूबर 1983 को इसको अधिसूचित किया गया। किसके रूप में, राज्य पुष्प के रूप में रोहिड़े को अधिसूचित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रोहिड़े का, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला एंडुलेटा। क्या है, टिक्कोमेला एंडुलेटा वैज्ञानिक नाम किसका है, रोहिड़े का। अधिसूचित कब किया, 31 अक्टूबर 1983 को। उपनाम भी पूछा जाता है, रोहिड़े का उपनाम क्या है, तो रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ों को कहते हैं। और मरुशोभा भी कहते हैं, और मारवाड़ का टिक्का भी कहते हैं, किसको, रोहिड़े को। तो टिक्कोमेला एंडुलेटा वैज्ञानिक नाम रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 को अधिसूचित किया गया। रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा और मारवाड़ का टिक्के के नाम से इसको जाना जाता है। क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पाया जाता है ये, तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ पाया जाएगा ये, पश्चिमी राजस्थान में। और समय क्या है
इसकी लगने का या पुष्प आने का समय क्या है, ये है आपका मार्च और अप्रैल में क्या उगते हैं, ये या लगते हैं, पुष्प लगते हैं कहाँ पे, रोइडे के ऊपर। जो ये पुष्प आते हैं रोइडे के, वो आते हैं मार्च अप्रैल के, ठीक है। उसके बाद में क्या उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो रोहिड़े की लकड़ी जो होती है, इससे बंदूक की क्या बनाई जाती है, बट बनाई जाती है। जो पीछे का जो हिस्सा होता है बंदूक का, वो बनाया जाता है रोहिड़े की लकड़ी का, ठीक है। उसके बाद में देखो, रोहिड़े को जो है ना, रोहिड़े का जो पौधा है या वृक्ष है, इस रोहिड़े को जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है जो क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जरविल जो है वो रोइडे को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये है आपका राज्य पुष्प से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। याद हो रहे होंगे, क्लास में मजा आ रहा होगा और लगातार इसमें हम सुधार करते जाएंगे। सभी टॉपिक जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के हैं या अन्य टॉपिक और भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुंचाएं और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो। अब हम बात करते हैं, देखो एक हमने राज्य पशु किया था, राज्य पशु किया था ना, सभी को याद है, शुरू में ही आ गया था राज्य पशु। वो था वन्य जीव श्रेणी का, कौन था, चिंकारा। अब क्या आया है, राज्य पशु ऊंट आया है। कौन सी श्रेणी का है, ये पालतू जानवर है। ऊंट क्या है, एक पालतू जानवर है, आप घरों में ही तो रखते हो, तो ऊंट है पालतू श्रेणी का राज्य पशु, ठीक है। चिंकारा कौन सी श्रेणी का है, वन्य जीव श्रेणी का है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी घोषणा कब हुई, तो 30 जून, कब, 30 जून 2014 को ऊंट को अधिसूचित किया गया या घोषणा की गई ऊंट को राज्य पशु के रूप में। अब दर्जा कब मिला, ये हमें पता होना चाहिए। तो 19 सितंबर 2014 को इसको क्या मिल गया, राज्य पशु का दर्जा मिल गया, ठीक है। घोषणा तो हो गई थी ये 30 जून 2014 को कि राज्य पशु के रूप में हम पालतू श्रेणी का ऊंट को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से दर्जा कब मिला, 19 सितंबर 2014 को। वैज्ञानिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस है ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। उसके बाद में इसका उपनाम क्या है, रेगिस्तान का जहाज। मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, केवल कोई शहरी बच्चे हैं उनको छोड़ करके। उसके बाद में विस्तार, विस्तार का मतलब है ये ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर और सबसे कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ये, तो पहाड़ी एरिया में क्या पाए जाते हैं, ये कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ की तरफ और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। कब मनाया जाता है, जनवरी के अंदर। ऊंट महोत्सव कहाँ, बीकानेर, कब, जनवरी में। अनुसंधान कहाँ है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, जोहड़बीड़ बीकानेर में है आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो ये याद रखना, ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ऊंट विकास योजना, ठीक है। तो ऊंट विकास योजना जो है वो अधिनियम आया था 2015 को जारी हुआ और मार्च 2016 तक में क्या हो गया, ये 2015 से जारी हुआ और मार्च 2016 तक ये ऊंट विकास योजना चली, ठीक है। इसके तहत क्या दिया जा रहा है, देखो इसके तहत ऊंट के जन्म पर पशुपालकों को 3 किस्तों में 10,000 रुपए दे। तो मतलब अधिनियम 2015 में जारी किया गया और इसको लागू कर दिया गया मार्च 2016 के बाद में इसे लागू कर दिया गया। कब लागू हुआ, 2016 से। इसके तहत क्या दिया जाता है कि जब भी ऊंट के जन्म के ऊपर क्या दिया जाता है, पशुपालकों को 3 किस्तों के अंदर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बजट 2024-25 जो कि इंपोर्टेंट हो जाता है करंट की दृष्टि से भी, 2024-25 में इस राशि को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, अब 20,000 टोरडिया कर दिया गया। मतलब इसके ऊंट का जो ऊंटने का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोरडिया ही तो कहते हैं। जो जैसे ही कोई भी टोरडिया का जन्म होता है, ठीक है, मेल हो या चाहे फीमेल, तो उसके जन्म के ऊपर कितने रुपए दिए जाते हैं, अब 20,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले कितने दिए जा रहे थे, 10,000 रुपए। कब से, मार्च 2016 से। योजना कब आई, अधिनियम कब पारित हुआ, 2015 में अधिनियम किया गया कि ऊंट विकास योजना शुरू कर रहे हैं और इसको मार्च 2016 से प्रभावी रूप से लागू हुई ये योजना। और तब दिए जाते थे 3 किस्तों में 10,000, लेकिन अब कितने दिए जा रहे हैं, ये 20,000 रुपए।
ऊंट पालक जाति कौन कौन सी है? एक तो राइका है या फिर रेबारी है, ये ऊंट पालक जातियां हैं। और हम बात करें कि ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है, तो नाचना ऊंट है जो कि सुंदर ऊंट होता है, गोमठ ऊंट है, जैसलमेरी है, सिंधी है, बीकानेरी है, अलवरी है और कच्छी ऊंट है। तो इस प्रकार के ये ऊंटों की क्या है, नस्लें भी है। ठीक है, और साथ ही साथ में ऊंटों के जो देवता के रूप में जिसको जाना जाता है वो है पापू जी। किसको जाना जाता है? पापू जी को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, बहुत ही शानदार ये नोट्स तैयार किए गए हैं। जिन भी साथियों को इनका प्रिंट चाहिए वो अपना एप्लीकेशन विकास चौधरी ऑफिशियल, आपको पता है कि इसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये क्लास आपको फ्री मिल रही है, एप्लीकेशन की क्लासें हैं, ये यूट्यूब पे भी मिल रही हैं क्योंकि इसी तरीके से इनको रिकॉर्ड किया गया है। अब हम बात करें कि ऊंटों के अंदर जो रोग है वो कौन सा? एक तो सरा रोग है। क्या है? सरा रोग। डेयरी क्या है? कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि भी कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे है, तो ये है बीकानेर के अंदर। ऊंटों के गले का आभूषण बहुत बार पूछा जाता है, क्या है? गोरबंद। क्या है? गोरबंद, ऊंटों के गले का आभूषण। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाल नाम से ऊंटों की सेना भेजी थी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि गंगा रिसाल क्या है? गंगा रिसाला है ऊंटों की एक सेना, मतलब बहुत सारे ऊंट भेजे गए। किसने भेजे? ये महाराजा गंगा सिंह ने। किसने भेजे? गंगा सिंह ने। कब भेजे थे ये? ठीक है, ये भेजे थे प्रथम विश्व युद्ध में। कब? प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, ये याद आपको फैक्ट रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ये हो जाता है ऊंट से संबंधित सारे प्रश्न। ठीक है, पालतू श्रेणी का राज्य पशु है, तो तैयार हो जाएगा ये काम। उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य खेल। क्या है? राज्य खेल। क्रिकेट याद नहीं रखना है भाई। राज्य खेल राजस्थान का राज्य खेल क्रिकेट नहीं है और इंडिया का भी नहीं है। ठीक है, क्रिकेट बाहर का है, इंग्लैंड से पनपा है। तो राज्य खेल क्या है अपना? बास्केटबॉल। कम ही खेलते हो ना, बास्केटबॉल है राज्य खेल। ठीक है, याद रखना है। अब इस बास्केटबॉल से संबंधित सारी चीजें हमें याद करनी है। दर्जा कब मिला है? 1948 को राज्य खेल का दर्जा मिला बास्केटबॉल को। जिस टाइम पे राज्य बन रहे थे उसी टाइम पे क्या मिल गया? ये खेल मिल गया हमें। क्या? बास्केटबॉल 1948 में। अब याद ये करना है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट का बॉल का जो खेल है इसमें 5 खिलाड़ी 1948 में दर्जा मिला। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय खेलों में निर्धारित बास्केटबॉल कोर्ट की साइज क्या होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि भी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बास्केटबॉल को खेला जाता है तो कोर्ट जो बनता है, जो खेल का मैदान बनता है जिसको हम कहते हैं, इसकी साइज क्या है? कोर्ट की साइज क्या है? तो वो है 28x15 मीटर। ठीक है, इस प्रकार की ये साइज बनाई जाती है। अकादमी, बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बनी हुई है जैसलमेर के अंदर। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है अर्जुन पुरस्कार। क्या लिखा है? अर्जुन पुरस्कार लिखा हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार है वो किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात हम करें तो सबसे पहले खुशीराम को मिला। किसको मिला अर्जुन पुरस्कार? पहला बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला पहला खुशीराम को मिला। कब मिला? 1967 के अंदर। तो ये कहाँ के थे? ये निवासी तो झज्जर हरियाणा के थे, लेकिन बाद में कहाँ रहने लगे? ये कोटा राजस्थान के अंदर रहने लगे। तो पहला बास्केटबॉल जो का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? खुशीराम को मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो आगे कि उसके बाद में सुरेंद्र कटारिया को मिला 1973, भीलवाड़ा के ये थे। हनुमान सिंह को मिला 1975 में, ये नागौर से थे। और अजमेर सिंह को मिले 1982 में। ठीक है, ये संगरूर पंजाब के थे। और राधे श्याम को 1983 में मिला, ये थे श्री माधोपुर सीकर के। ठीक है, तो ये अर्जुन पुरस्कार मिले हैं बास्केटबॉल से संबंधित, तो इनको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। किनकी बात करें हम? बास्केटबॉल से संबंधित जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किन किन को मिले हैं, तो ये मिले हैं देखो, एक तो 1997-98 के अंदर मिला लक्ष्मण सिंह को, 1997-99 के अंदर मिला भंवर सिंह को, और 2000 और 2001 के अंदर पुष्पेंद्र सिंह को मिले गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। किसमें? बास्केटबॉल खेल के लिए।
उसके बाद में महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिले, जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। तो सत्य प्रकाश को मिला ये, एक तो 1987 में ये हिसार हरियाणा के थे। राम कुमार को मिला ये 1988 में द्वारका दिल्ली के थे। अशोक कुमार गहलावत को मिले ये 1992 में मिले। सालू शर्मा को मिले 1992 में अजमेर के थे। वीरेंद्र जोशी को 1993-97 में, पंकज मलिक को 1997-99, महेंद्र सिंह को 2005-06 जयपुर, लोकेश यादव 2006-07 जयपुर, अजमेर सिंह 1983-84 और हनुमान सिंह 1983-84 और महिपाल सिंह को 1999-2000 जैसलमेर के अंदर। इन खिलाड़ियों को मिला है महाराणा प्रताप पुरस्कार बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो मिला है 2003 को राम कुमार द्वारका। किसको मिला? राम कुमार और द्वारका। ठीक है, 2003 के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस खेल से। तो हमारा टॉपिक आता है राज्य नृत्य। कौन सा पूछा गया है? राज्य नृत्य। तो कौन सा है हमारा? घूमर। क्या है? घूमर। अब देखो, राज्य नृत्यों का क्या कहते हैं? इसको सिरमौर कहते हैं। किसको? घूमर को। घूमर से प्रश्न पूछा जाता है। तो राज्य नृत्यों का सिरमौर जो है वो घूमर है। और राजस्थानी नृत्यों की इसको क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है। राज्य नृत्यों की आत्मा कौन है? घूमर है। राज्य नृत्यों का सिरमौर कौन है? घूमर है। और यह बिल्लों का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। प्रश्न पूछा जाता है कि बिल्लों का पारंपरिक जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। ठीक। उसके बाद में जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है ना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी किस लिए बनाई गई? 1986 में घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए बनाई गई। अब हम बात करते हैं राज्य लोकगीत क्या है। तो राज्य लोकगीत है केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे पधारो मारे देश है अपना राज्य लोकगीत। क्या है? केसरिया बालम, जिसके हम बोल कहते हैं कि आओ नी पधारो मारे देश। गायन कौन सी है इसकी शैली? मांड गायन शैली के अंदर है। ख्याति अल्लाह जिला बाई ने दिलाई है इसको। और यह एक क्या है? विरह गीत है। तो केसरिया बालम गीत जो है ना क्या है? राज्य लोकगीत है। इसकी शैली कौन सी है? मांड शैली है या मांड गायन शैली है। और इसका जो ख्याति दिलाने वाली जो है वो है अल्लाह जिला बाई है। और यह क्या है? एक प्रकार का विरह गीत है, मतलब दुख का गीत है। उसके बाद में किसी याद में, तो राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य लोक वाद्य यंत्र जो है वो है अलगोजा। और सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, और इसको क्या मिला है? राज्य लोक वाद्य यंत्र का दर्जा मिला है अलगोजे को। और ये क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और अलगोजे में क्या होती है? 4 छेद वाली 2 बांसुरी लगी होती है। अलगोजे में क्या होता है? 2 बांसुरी, और उनमें क्या होती है? 4 छेद की बांसुरी होती है। और सुशिर वाद्य यंत्र की ये श्रेणी में आता है अलगोजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये लास्ट पेज बचा है अपना। तो अब हम बात करें, देखो इसकी बात चल रही है अपनी अलगोजे के बारे में बात चल रही है, राज्य लोकवाद्य यंत्र की। तो इसमें हम बात करें अलगोजे की, कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर क्षेत्र के गुज्जर, मेओ, धाकड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं। किसको? अलगोजा। अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, 2 बांसुरी लगी होती है 4 छेद वाली। और इसको कौन बजाती है? गुज्जर जाति, मेओ जाति और धाकड़ जाति बजाती है। किस क्षेत्र में? कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है। रामनारायण चौधरी जो है ये बजाते हैं, नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध अलगोजा वादक, या हम कहें कि नाक से जो अलगोजा बजाने के लिए जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन है? रामनारायण चौधरी है, याद रखना है। अब हम बात करें राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राज्य शास्त्रीय नृत्य है अपना कथक। क्या है? कथक। कथक है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि एकमात्र यही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। और ये राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम कहें कि कथक से संबंधित राजघराना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का घराना और लखनऊ का घराना। तो राजस्थान से संबंधित कर रहे हैं, तो कथक से संबंधित घराने की बात करें तो जयपुर घराना इसके लिए प्रसिद्ध है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जयपुर से। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है इस कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य? इसमें तबला बजाया जाता है और पखवाज बजाया जाता है। और ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है।
ठीक है। इसमें हम बात करें प्रमुख कलाकारों की तो बिरजू महाराज, सतारा देवी, गोपी किशन, मालविका मिश्रा, ठीक है, रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी और पंडित दुर्गालाल इसके क्या हैं, प्रमुख कलाकार हैं। किसके? राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है कथक, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक, लास्ट बचता है अपना राज्य कवि। कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। तो नव जागरण का प्रथम कवि अगर हमसे पूछा जाए कौन है, प्रश्न बहुत बार आया है कि नव जागरण का प्रथम कवि किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं सूर्यमल मिश्रण को, और ये हमारे क्या हैं, राज्य कवि हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से इनकी हम बात करें, एक तो है आपका वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूर मयूख और बुद्ध सिंह चरित्र, तो ये इनके क्या हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। और वंश भास्कर है, ये इनके पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था, और इसके अंदर क्या है, बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्णन किसमें? वंश भास्कर के अंदर, और ये किसका है? सूर्यमल मिश्रण का है। तो साथियों, राजस्थान का के प्रतीक चिन्ह नाम से अपना टॉपिक है राजस्थान के सामान्य ज्ञान में, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार आपको लगा होगा, क्योंकि सभी इसमें फैक्ट मैंने शामिल किए हैं और आपको बहुत ही शानदार लगेगा। इसके आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो मैंने बताया है कि जिन साथियों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको तो ये क्लासें मिल ही रही है साथ में, तो ये मैंने इस प्रकार से रिकॉर्ड की थी कि उन साथियों को यूट्यूब पे भी इनको क्या मैं उपलब्ध करवा दूँ, फ्री करवा दूँ। तो जिन्होंने यूट्यूब पर देख रहे हैं और जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा, वो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है और इसमें ये टारगेट बैच चल रहा है जो कि L1 और L2 दोनों के लिए है। इसमें हस्तलिखित नोट्स मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट मिल रहे हैं, और इसमें सारे के सारे प्रिंटेड नोट्स हैं। और आपको डाउनलोड करना है ये विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो और टेस्ट सीरीज भी चल रही है, L1 की भी चल रही है। अगर जिन साथियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, L2 के अंदर आपकी SST की चल रही है और साइंस मैथ की चल रही है। 15-15 ये टेस्ट हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित हैं, और इनका एक एक टेस्ट क्या है, फ्री है। तो साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। उतने आप सभी को ये कहूँगा कि इन फैक्ट को आप याद करें और इनके प्रश्नों को भी देखें। इन प्रश्नों को भी हम करेंगे साथ साथ में, क्योंकि कुछ टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम PYQ टेस्ट भी जो प्रश्न है वो भी हम कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।